तो पिछली वीडियो में ऊसॉप ने डॉन किहोटे पायरेट की मेंबर शुगर को डराकर बेहोश कर दिया, जिससे ड्रेसरोसा के सारे टॉयज अपने असली रूप में वापस आ गए और वो लोग अपना सारा गुस्सा ड्रेसरोसा के राजा डोफी पर निकालने के लिए तैयार हैं, जिसमें सबसे पहला मौका मिलता है कीरोस को, जो पहले एक टॉय सोल्जर था और जैसे ही उसको अपनी ह्यूमन बॉडी वापस मिली तो उसने डोफी के सर को धड़ से अलग कर दिया और इसी के साथ ड्रेसरोसा सागा खत्म होता है। ना, ये सागा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिस डोफी को कीरोस ने मारा था वो डोफी का स्ट्रिंग क्लोन था, जो डोफी के डेविल फ्रूट की कई एबिलिटीज में से एक है। डोफी ड्रेसरोसा में हो रहे रिवोल्ट को देखकर अपनी एक टेक्निक बर्ड केज को एक्टिवेट करता है, जिससे वो पूरे आइलैंड को रेजर शार्प स्ट्रिंग से कवर कर देता है, जो वक्त के साथ आइलैंड के करीब आती है और उसके बीच आने वाली हर एक चीज को तबाह कर देती है। इसी के साथ वो अपनी पपेट टेक्निक को भी एक्टिवेट करता है, जिससे वो ड्रेसरोसा के लोगों को कंट्रोल कर एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देता है, जैसा उसने किंग रिकू के साथ किया था। और वहाँ के लोगों को रियलाइज होता है कि उस रात का असली विलेन डोफी था। तो अब स्ट्रॉ हैट्स के पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने डोफी को समय रहते नहीं हराया तो ड्रेसरोसा के अंदर फंसे लोग मारे जाएंगे। लेकिन ये सब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब डोफी हमारे हीरोज के लिए एक बाउंटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है और उसे पूरे आइलैंड पर ब्रॉडकास्ट करता है। इस बाउंटी सिस्टम में हर एक इंडिविजुअल को नंबर ऑफ स्टार असाइन किए जाते हैं और हर एक स्टार की वैल्यू 100 मिलियन बेरीज होती है। लूफी और लॉ, जो अब डोफी की कैद से आजाद हैं, उन दोनों को 3 स्टार असाइन होते हैं। सरप्राइजिंगली गॉड ऊसॉप को पूरे 5 स्टार असाइन होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही ड्रेसरोसा के सारे लोग अपने असली रूप में आ पाए हैं। खैर, इस बाउंटी सिस्टम की वजह से डॉन किहोटे पायरेट की फुल फोर्स, ड्रेसरोसा के कुछ लोग और बाउंटी हंटर्स हमारे हीरोज के पीछे पड़ जाते हैं। डोफी साबो पर भी 3 स्टार असाइन करता है, जो कोइडा कोलोसियम के फाइनल्स में लूफी की जगह पे कम्पीट करता है और मेरा नोमी को हासिल करता है। इसी के साथ ये भी रिवील होता है कि साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है और वो ड्रेसरोसा में डोफी की ब्लैक मार्केट प्रैक्टिसेस को इन्वेस्टिगेट करने आया है। अच्छा, हम यहाँ पर कोआला को भी देखते हैं और वो भी रेवोल्यूशनरी आर्मी की एक मेंबर है। खैर, साबो मरीन एडमिरल फुजितोरा से लड़ता है ताकि फुजितोरा लूफी और लॉ के पीछे जा ना सके और साबो की न्यू एबिलिटीज के साथ ये लड़ाई एक इफेक्टिव स्टेलमेंट में पहुंच जाती है और इस पॉइंट पर फुजितोरा हैज अ चेंज ऑफ हार्ट और वो फैसला करता है कि वो अपना दाव लूफी पर लगाएगा कि लूफी डोफी को हराएगा और इस आइलैंड को बचाएगा, जिसके बाद वो अपना सारा ध्यान सिविलियंस को बचाने में लगा देता है। एनीवेज, अब हम तरफागर लॉ पर ध्यान देते हैं, वो आदमी जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रॉ हैट्स को ड्रेसरोसा लाने के लिए इन द गाइज ऑफ द प्लान टू डिफीट काइडो। लेकिन हमको पता चलता है कि लॉ का काइडो को हराने का प्लान कभी था ही नहीं। उसका असली टारगेट हमेशा से डोफी था, क्योंकि लॉ और डोफी की काफी पुरानी हिस्ट्री है। तरफागर लॉ फ्लेवेंस देश का निवासी था, जहाँ वो अपने माँ बाप और बहन के साथ रहता था। ये देश व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एम्बरलेड की माइनिंग होती थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्हाइट मटेरियल होता है। लेकिन वहाँ के लोगों को ये नहीं पता था कि एम्बरलेड इंसानों के लिए पॉइजनस होता है और एक दिन पूरा देश व्हाइट लेड डिसीज की चपेट में आ गया, जिसको रोकने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मास जिनोसाइड करने का फैसला किया, जिसमें लॉ का परिवार भी मारा गया। लेकिन लॉ वहाँ से किसी तरह से बचकर निकल जाता है और डॉन किहोटे पायरेट से मिलता है, जहाँ वो डोफी के भाई रोजिडेंटे के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करता है। हमें इस फ्लैशबैक में डोफी की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि कैसे एक पॉइंट पर उसकी फैमिली सेलेस्टियल ड्रैगन हुआ करती थी और यही वो मिस्टीरियस लेवरेज था जो उसने अपनी झूठी खबर फैलाने के लिए यूज किया था। खैर, उसके पिता ने फैसला लिया था कि वो मैरी जोआ को छोड़कर आम आदमियों के साथ रहेंगे, जो कि बहुत ही बुरा आइडिया था, क्योंकि आम लोगों ने उन्हें बहुत सताया। उसकी फैमिली को मारा पीटा गया, उसकी माँ एक बीमारी की वजह से चल बसी और इतना टॉर्चर सहने के बाद फाइनली डोफी के सब्र का बांध
फूट गया और उसने अपनी कॉन्करर हाकी को एक्टिवेट किया। इस इवेंट के बाद डोफी ने अपने पिता को अपनी इस हालत का जिम्मेदार ठहराया और उसे मार दिया। आगे चलकर डोफी डॉन कीहोटे पायरेट्स को बनाता है, लेकिन उसका छोटा भाई रोजिनेंटे एक अलग पाथ चूज करता है और एक मरीन ऑफिसर बनता है और डॉन कीहोटे पायरेट्स को इन्फिल्ट्रेट करता है। लेकिन एक दिन रोजिनेंटे लॉ का असली नाम सुनता है, जो होता है तरफागर डी वाटर लॉ, और हमें पता चलता है कि लॉ डी क्लैन से है, जिन्हें एनिमी ऑफ गॉड बोला जाता है। रोजिनेंटे को ये पता था कि अगर डोफी को लॉ के बारे में पता चल गया तो वो उसको मार डालेगा, इसलिए रोजिनेंटे लॉ को लेकर क्रू से चला जाता है और दुनिया भर में डॉक्टर्स को ढूंढता है जो लॉ की बीमारी का इलाज कर सके। लेकिन वो जहाँ भी जाते उनको बस निराशा मिलती। रोजिनेंटे और लॉ हार मानने ही वाले होते हैं कि तभी उनको खबर मिलती है कि रेबेक आइलैंड पर एक डेविल फ्रूट ओपे ओपेनोमी का ट्रेड होने वाला है, जो लॉ की बीमारी को ठीक कर सकता है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, डोफी भी इस फ्रूट के पीछे पड़ा था, क्योंकि रूमर्स थे कि ये फ्रूट एटर्नल यूथ प्रोवाइड कर सकता है। और कुछ ट्रेजिक इवेंट्स के बाद रोजिनेंटे लॉ को ओपे ओपेनोमी फ्रूट खिला देता है, जिससे वो अपने एम्बरलेट की बीमारी को खत्म कर देता है। लेकिन रोजिनेंटे के मरीन होने की खबर वर्गो को पता चल जाती है, जो उस वक्त मरीन्स के अंदर डोफी का जासूस था, और वो ये बात डोफी को बता देता है, जिसे जान के डोफी रोजिनेंटे को उसी गन से मार देता है जिससे उसने अपने पिता को मारा था। और उसी दिन से लॉ डोफी से रोजिनेंटे की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। खैर, बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी, जहाँ केवेंडिश की ऑल्टर ईगो हकूबा डेलिंगर को हराती है, बार्थोलोम्यू ग्लैडियस को हराता है, साई लाओजी को हराता है और बेबी 5 को अपने प्यार में फंसाता है। स्ट्रॉ हैट मेंबर फ्रैंकी सीनियर पिंक से लड़ता है और इस मैनली फाइट में जीत जाता है। और इस पॉइंट पर डोफी के बस टॉप ऑफिसर्स रह गए थे, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है डियामेंटे का, जिससे कीरोस बदला लेता है, क्योंकि डियामेंटे ने ही कीरोस की पत्नी और रेबेका की मां स्कारलेट का कत्ल किया था, जो कि बेटी थी फॉर्मर किंग रिकू की। यानी एक तरह से रेबेका रिकू डायनेस्टी की रॉयल्टी है। दूसरी बारी आती है पिका की, जिसको जोरो अपनी स्वॉर्ड से काटता रहता है जब तक पिका की रियल बॉडी सामने नहीं आती, और जोरो पिका को बड़ी आसानी से हरा देता है। एंड फाइनली ट्रेबॉल, जिसको लॉ बुरी तरह से जख्मी कर देता है, और ट्रेबॉल काइंड ऑफ अपने आप को एक्सप्लोड कर देता है लॉ को मारने के चक्कर में। इसी बीच लूफी डोफी के स्ट्रिंग क्लोन को हराता है और हमें लूफी और बेलेमी का रीमैच भी देखने को मिलता है, जिसमें लूफी एक बार फिर बेलेमी को एक पंच में हरा देता है। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि इस फाइट में बेलेमी ने डॉन कीहोटे पायरेट से रिजाइन कर दिया था और वो खुश था कि उसको मंकी डी लूफी ने हराया है, जिसकी वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। वहीं लॉ डोफी से लड़ता है, जिसमें वो डोफी पर गामा स्वॉर्ड से हमला करता है और डोफी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। लेकिन डोफी अपने स्ट्रिंग डेविल फ्रूट से अपने आप को हील करता है और लॉ को हराता है। और अब बस 2 कंटेस्टेंट बचे हैं इस गेम में, लूफी और डोफी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बचे लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि सीनियर पिंक को हराने के बाद फ्रैंकी और टोंटाटा ट्राइब स्माइल फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहां वो गुलाम बनाए गए लोगों को छुड़ाते हैं, जिसमें प्रिंसेस मैनशेरी भी शामिल होती है। खैर, इस पूरे केओस के चलते किनेमॉन भी अपने सीक्रेट मिशन को पूरा करता है, जिसमें वो अपने साथी समुराय कंजूरो को ढूंढ लेता है, जो एक और पजल पीस है इस समुराय मिस्ट्री पजल का, जिसका जवाब हमें इस सागा में तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों समुराय जोरो की मदद करते हैं बर्ड केज को आगे बढ़ने से रोकने में। कोलोसियम के फाइटर्स भी बार्थोलोम्यू के बैरियर की मदद से बर्ड केज को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। फ्रैंकी और टोंटाटा ट्राइब भी स्माइल फैक्ट्री को, जो कि सी प्रिज्म स्टोन से बनी थी, उसको एज अ बैरियर यूज करके बर्ड केज को रोकने की कोशिश करते हैं। और फाइनली मरीन एडमिरल फुजितोरा भी बर्ड केज को रोकने की कोशिश करता है, और इन सब के कंबाइंड एफर्ट से वो बर्ड केज थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है। खैर, बैक टू दी मेन इवेंट,
जहां लूफी डोफी से लड़ने के लिए अपनी न्यू फॉर्म गियर 4 बाउंडमैन को रिवील करता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन डोफी को स्पीड और पावर में पूरी तरह से ओवर पावर करती है। भाई साहब, इस फॉर्म में लूफी डोफी को बहुत बजाता है, लेकिन इससे पहले कि लूफी अपना फाइनल ब्लो डोफी को दे पाता, लूफी की हाकी पूरी तरह से डिप्लीट हो जाती है और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद लूफी को ड्रेसरोसा के लोगों की मदद लेनी पड़ती है और लूफी उनसे कहता है कि उसे 10 मिनट चाहिए ताकि वो दोबारा उस फॉर्म में आ सके और डोफी को हरा सके। इसके अलावा साबो लूफी को जीसस बर्गेस के हमले से बचाता है और उससे लड़ाई करता है, जिसमें साबो बड़ी आसानी से जीत जाता है। एंड फाइनली लूफी ड्रेसरोसा के लोगों की मदद से एक बार फिर गियर 4 को इन्वोक करता है और डोफी को अपने किंग कॉन्ग पंच से हरा देता है, जिससे बर्ड केज टूट जाता है और पूरा किंगडम बच जाता है। ये सब होने के बाद मरीन एडमिरल फुजितोरा किंग रिकू से माफी मांगता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक्सपोज करता है कि कैसे उनकी गलती को एक पायरेट ने सुधारा। जो काम मरीन्स को करना चाहिए था वो एक पायरेट ने किया। साबो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करता है और लूफी के ग्रुप को विवरे कार्ड देकर अपने साथियों के साथ ड्रेसरोसा से चला जाता है। खैर, दुनिया के अलग हिस्सों में मैसिव चीजें हो रही थी, जिसमें सबसे पहले हमें काइडो की पहली झलक देखने को मिलती है, जो स्काई आइलैंड से 10,000 मीटर नीचे किड अलायंस के हेडक्वार्टर की तरफ कूदता है और हमें काइडो का इंट्रोडक्शन मिलता है, जिसे 100 बीस्ट काइडो और द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर अलाइव भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर सनी प्रोटेक्शन टीम जो आइलैंड सेफली पहुंच चुकी है। हालांकि जो खुद इतना सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पर काइडो के बीस्ट पायरेट्स एक समुराई को ढूंढ रहे हैं। यार, फिर से एक और समुराई। एनीवेज, उन लोगों को सांजी और ब्रुक हराते हैं। नाउ बैक टू ड्रेसरोसा, जहां लूफी और उसका क्रू वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सामना फुजितोरा से होता है, जिसके साथ लूफी लड़ाई करता है। लेकिन उनकी इस लड़ाई के बीच ड्रेसरोसा के लोग आ जाते हैं, जो लूफी पर गुस्से से चिल्लाते हुए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन असल में वो लोग अपने आप को इस तरह से पोजीशन करते हैं ताकि फुजितोरा अपनी ग्रेविटी पावर को यूज न कर सके। एक पायरेट के प्रति लोगों का इतना प्यार देखकर फुजितोरा हैरान हो जाता है और कहता है, What kind of a man are you? What's the color of your hair? The shape of your eyes? What does your smile look like? What a pity. Wish I could use these eyes one last time to see the face of a man like you. खैर, इस सागा के खत्म होने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है। कोलोसम के फाइटर्स लूफी के लिए अपनी लॉयल्टी प्लेज करते हैं। इनमें से कुछ को तो आप जानते हैं। कैवेंडिश, कैप्टन ऑफ द ब्यूटीफुल पायरेट्स, जो उसॉप के द्वारा बचाए जाने के बाद स्ट्रॉ हैट से नफरत नहीं करता। अपना फैन बॉय बार्थोलोम्यो, कैप्टन ऑफ द बार्थो क्लब, बेबी 5 का आशिक और हापू नेवी का कमांडर साई, इडियो, कैप्टन ऑफ द इडियो पायरेट्स, लियो, कैप्टन ऑफ द टॉन्टाटा पायरेट्स, हराजुद्दीन, एक जायंट जिसको लूफी ने कोलोसेम में हराया था और इसके पास एक छोटी सी जायंट्स की सेना है, और फाइनली कोलंबस, जो कमांडर है योंगटा मैरिस ग्रैंड फ्लीट का, जिसके अंदर टोटल 4,300 क्रू मेंबर हैं। और ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो लूफी को फॉलो करेंगे और इस तरह स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट का जन्म होता है। इसके अलावा बेलमी भी स्ट्रॉ हैट्स का एलाई बन जाता है। वो स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट में शामिल तो नहीं होता, लेकिन लूफी के विवरे कार्ड का एक हिस्सा ले लेता है और आने वाले चैप्टर्स में वो पायरेसी की जिंदगी से रिटायर हो जाता है और एक अप्रेंटिस डायर बन जाता है, जो अपनी न्यूली एक्वायर्ड स्किल से एक जॉली रॉजर बना रहा होता है, शायद लूफी की ग्रैंड फ्लीट के लिए। खैर, ये सब होने के बाद ग्रैंड फ्लीट के सारे मेंबर अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं और लूफी की टीम बार्थोलोम्यो की शिप गोइंग लूफी सेंपाई में जो आइलैंड की तरफ निकलते हैं और इसी के साथ ड्रेसरोसा सागा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।